Introduction to Corporate Finance, which is the first chapter of 12th standard SP. Now, when I talk about finance, the first thing that comes to our mind is money. Money may be in the form of hard cash, or it may be credit card, debit card, that is, we call it as plastic money. जब ये पैसे का लेन देन होता है, तो लेन देन होने के बाद जो पैसा बच जाता है, उसे हम क्या करते हैं? बताओ, सोचो। यस, हम क्या करते हैं? सेविंग। और जब सेविंग की बात आती है तो इतना बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि हम ये सेविंग करें किधर? हम इसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डालें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? क्यों इतना कंफ्यूजन आता है? क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या होता है, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करें हमको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि मनी आइदर यू यूज इट और लूज इट। ये तो हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल फाइनेंस। बट अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन ये है, कैन वी एस्टैब्लिश अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ओनली आवर पर्सनल फाइनेंस? सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल फाइनेंस से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बताइए, आपका आंसर क्या है? The answer is a big no. Yes, you cannot start your business by using only your personal finance. क्यों ऐसे? चलो हम इसे समझते हैं। एक छोटा सा केस स्टडी लेते हैं, एक बिजनेस का केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, हमको स्टार्ट करना है डेयरी बिजनेस। मालूम है ना डेयरी बिजनेस के बारे में? करेक्ट। अब ये डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो डेयरी बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी? सबसे पहली चीज जो हमारे ध्यान में आ रही है वो है काउस, बफेलोस। बिजनेस टर्म में हम इनको बोलते हैं लाइवस्टॉक। काउस, बफेलोस तो खरीद लिए, इनको रखेंगे कहाँ पे? रोड पे? बिल्कुल नहीं, इनको एक सिक्योर्ड प्लेस देना पड़ेगा, एंड दैट इज काउ शेड। काउस, बफेलोस खरीद लिए, काउ शेड में इन्वेस्ट कर लिया। चलो अब मिल्क रेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पॉसिबल है क्या? नहीं, पहले उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनका देखभाल करना पड़ेगा। सो वी हैव टू गिव फॉडर टू देम। अब सब हो गया है। अब मिल्क रेयरिंग करने के बाद वो मिल्क को हम रखेंगे कहाँ पे? उनको सिक्योर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लगेंगे यूटेंसिल्स। हो गई सारी चीजें रेडी? चलो अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। काउस का मिल्क कौन रेयर करेगा? बफेलोस और काउस का देखभाल कौन करेगा? मिल्क जो रेयर हो गया उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन लेके जाएगा? हमारा डेयरी संभालेगा कौन? ये सारी चीजों के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है। यस, अब हमारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं हमें एक्चुअली इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा। सो एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। अब चीजें फटाफट वन बाय वन हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। पहले हमको चाहिए थे बफेलोस, फिर हमको चाहिए था फॉडर, फिर काउ शेड, फिर यूटेंसिल्स, और हमको चाहिए थे ह्यूमन रिसोर्स। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है इनिशियली, तो हम 5 बफेलोस से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 1 buffalo let us consider to be 50,000. So 5 buffaloes will cost us 2,50,000. काउ शेड भी खरीद लेते हैं। वो काउ शेड हमने खरीदा 5 लाख। अब बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, पर इनकम अभी तक जनरेट नहीं हुआ। तो इनकम जनरेट होने तक हम
फॉडर का खर्चा ले लेते हैं 50,000 रुपए, यूटेंसिल्स एंड व्हीकल्स का खर्चा 1,00,000 रुपया, और स्टाफ हम 3 रख लेंगे, उनका भी ऑन एन एवरेज हमने 1,00,000 रुपया ले लिया। तो चलो अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना हुआ? बिल्कुल, यू आर करेक्ट, टोटल कॉस्ट इज 10 लाख रुपीस। ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? 10 लाख रुपए लाएंगे कहां से? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो द क्वेश्चन इज हाउ विल यू अरेंज द फंड्स रिक्वायर्ड? अब ये पैसे लाऊं कहां से? तो पहले मैं मेरे पास कितने पैसे हैं वो फाइंड आउट कर लेती हूँ। सो मेरे पास मतलब पर्सनल फाइनेंस फाइंड आउट करने के लिए चलो घर पे चेक करो कितने पैसे अवेलेबल है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे अवेलेबल है। सब चेक करके सिर्फ 3 लाख ही रुपए अवेलेबल है अभी मेरे पास। जरूरत तो 10 लाख रुपए की है, कितना अरेंज करना है? और 7 लाख रुपए। अब ये 7 लाख कहाँ से आएंगे? सबसे पहले तो मुझे मेरे दोस्त याद आ रहे हैं, सो आई विल कॉन्टेक्ट माई फ्रेंड्स। उसके बाद मैं रिलेटिव्स के पास जाऊंगी और उसके पास जो कम पड़ेंगे पैसे वो मैं जाऊंगी बैंक के पास लोन लेने। So I will either borrow it from my friends, relatives, or I will take bank loan. So when I am using my personal finance, it is considered as corporate finance में, corporate terms में इसे कहा जाता है capital या own funds या equity। और जब मैं borrow करती हूँ friends, relatives या बैंक से तो इसे कहा जाता है borrowed funds या डेप्ट। सो ये तो हम अभी अपने छोटे से बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, बट जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे टर्म आ जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो नाउ लेट अस कंसीडर और लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज एक्चुअली कंसर्न्ड विद एफिशिएंट and effective management of finances to achieve the objectives of organization. Efficient and effective management of finances मतलब पैसे को इतनी अच्छी तरीके से यूज करो कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाए। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बताइए? मैक्सिमम प्रॉफिट करना, है ना? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें 2 चीजें इंक्लूड है। और वो 2 चीजें क्या है? सबसे पहले तो फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब हम फंड्स अरेंज कहाँ से करेंगे, और दूसरा है इन्वेस्टिंग डिसीजन, मतलब जो फंड्स हमारे पास आ चुके हैं उसको हम यूज कैसे करें। फिर से वो एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। 10 लाख रुपए, 3 लाख मेरे पास थे, 7 लाख मैंने बोरो किए, तो ये 3 लाख मेरे पास, 7 लाख बोरो करना, ये हो गया मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन। और वो 10 लाख रुपए से मैंने कई सारी चीजें खरीदी, मैंने बुलक्स खरीदे, मैंने कैटल काउशेड खरीदा, मैंने फॉडर खरीदा, तो ये सारे हो गए मेरे इन्वेस्टिंग डिसीजंस। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फाइनेंसिंग डिसीजन इन डिटेल। अब जब तुम 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तक तो हमने छोटे मोटे बिजनेस के बारे में बात किया, बट 12th स्टैंडर्ड में तुम्हें पूरा का पूरा जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ाया जाने वाला है। तो ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको फंड्स की जरूरत होती है, ये कंपनीज फंड्स कैसे अरेंज करेंगे? तो ये कंपनीज अपने कंपनी का शेयर वो क्या करते हैं? इशू करते हैं। और ये इशू किसके थ्रू करते हैं? ये इशू करते हैं कैपिटल मार्केट के थ्रू। अब ये कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो ये कैपिटल मार्केट मतलब ही तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे कंपनीज के शेयर क्या हो जाते हैं? लिस्ट होते हैं। ओके, अब मैंने अगर मेरी कंपनी ने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू किया
और फंड रेस किया तो उससे मैं बोलूंगी इक्विटी कैपिटल और ओन कैपिटल। अगर मैंने डिबेंचर्स या बॉन्ड रेस करके फंड एक्वायर किया तो मैं उससे बोलूंगी डेब्ट कैपिटल। मैं इससे पब्लिक डेब्ट में मैं पब्लिक डिपॉजिट या बैंक से भी पैसा ले सकती हूँ। So this is about financing decision. Now let us talk about second part, that is investing decision. अब ये इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब क्या था कि जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है हम उसको कैसे यूज करें, where to use the funds। तो यूज करने के लिए हमको सबसे पहले एक कंसेप्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक मशीनरी परचेज की और उसका कॉस्ट था 1 लाख रुपए। वो मशीन से जो प्रोडक्शन हुआ वो गुड्स उसने प्रोड्यूस किए 2 लाख रुपीस के। तो जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैपिटल हुआ दैट वाज ₹2। मतलब 1 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया और 1 रुपए के सामने मुझे मिला 2 रुपए का सामान। 1 रुपया इन्वेस्ट करने से 2 रुपए का सामान मिल रहा है, मतलब फायदे का सौदा है। मैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम एक्सपेक्ट किया था 1 रुपी और उसके सामने मुझे कितना मिल रहा है 2 रुपीस। So what is the concept of cost of capital? It is minimum rate of return which is expected by its investors. अगर आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया, it is also considered as investment in systematic manner। और अगर आपने systematic manner में इन्वेस्ट कर लिया मतलब आपको उसके थ्रू मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। सिर्फ आपको मिलेंगे क्या? नहीं, आपके इन्वेस्टर्स को भी मिलेंगे। और जब इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे तो वो और इन्वेस्ट करेंगे। यस, सो यू विल हैव गुड फ्लो ऑफ इनकम थ्रू योर इन्वेस्टर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग डिसीजन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस, द मोस्ट important thing that I have to learn is importance and scope of corporate finance। मतलब ये कॉर्पोरेट फाइनेंस किधर हेल्प हो करता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये कहाँ कहाँ यूजफुल होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब मुझे बिजनेस करना है तो मुझे क्या डिसाइड करना है बताइए। दो ही चीज, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या था, मैं कहाँ से फंड्स अरेंज करूंगी, और इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या था, ये फंड्स कहाँ यूटिलाइज होने वाले हैं। एग्जाम्पल फिर से रिकलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब 10 लाख रुपए जो तुमको चाहिए थे, 3 लाख तुम्हारे खुद के, 7 लाख तुमने फ्रेंड्स रिलेटिव्स बैंक से एक्वायर किया। सो वो हो गया तुम्हारा फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब जो 10 लाख रुपए से तुमने चीजें खरीदी, तुमने क्या क्या खरीदा था, बफेलोस खरीदे थे, काउशेड खरीदा था, वो सारी चीजों में तुमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। सो दैट वाज इन्वेस्टिंग डिसीजन। सेकंड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो नए वेंचर के लिए हमको हमेशा फंड का जरूरत पड़ेगा। और वो फंड कहाँ से आएगा? अगेन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, कंपनी को जब फंड की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया, अपने शेयर रेज इशू किए। और ये शेयर इशू किसके थ्रू किया? कैपिटल मार्केट, आई मीन योर स्टॉक एक्सचेंज। जब वो अपना इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो वो किस तरह का फंड रेज कर रहे हैं? इक्विटी या ओन फंड्स। और अगर वो डिबेंचर या बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज कर रहे हैं, मतलब वो कौन सा फंड रेज कर रहे हैं? डेब्ट कैपिटल। सो दिस इज हाउ अ बिजनेस विल रेज इट्स कैपिटल फॉर न्यू वेंचर्स। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जरूरी है ना,
कि एक ही प्रोडक्ट सालों साल तुम चलाओगे, नहीं। तुमको क्या करना है, हर प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना है, चेंजेस लानी है, कस्टमर्स को पकड़ के रखना है। हर एक कंपनी का एक सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल रहता है। वो हर दिन कोशिश करती है कि हम हमारे प्रोडक्ट में और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो ये कोशिश करने के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक फैमिली एक छोटी सी स्कूटी पे जा रहे थे। अब आप पिक्चर में तो देख ही रहे हैं, 4 लोग कितना डिफिकल्टी फेस करके वो स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे हैं। क्या ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज ऑब्जर्व की हमारे सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा ने, और तभी उनके दिमाग में आया कि जो एवरेज इनकम अर्नर है उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए ताकि वो उसको अफोर्ड करे और सेफली ट्रैवल कर पाए। तो उन्होंने ये चीज डिस्कस की अपने R&D डिपार्टमेंट के साथ, और R&D डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। वो था टाटा नैनो, जिसका उस समय कॉस्ट था अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस। सो 1 लाख इज अफोर्डेबल टू एवरेज इनकम अर्नर्स। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट आल्सो हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। आप ये रोड देखिए, ये रोड कितना स्मूथ है ना। हम सभी को ऐसा ही बिजनेस चाहिए, एकदम स्मूथ। स्मूथ किस टर्म्स में? स्मूथ हम स्मूथली अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाए, हम बैंक का जो लोन है प्रॉपरली पे कर पाए, हमको प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हम प्रॉपरली अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई कर पाए। ये सब स्मूथली होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? फाइनेंस। सो हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है ताकि हमारा फाइनेंस कहीं पे भी वीक ना हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि ये सारी एक्टिविटीज हम स्मूथली कंडक्ट कर पाए। Our next point is it brings coordination between various activities. Now, when I am talking about coordination between various activities, I mean to say between various departments. हर एक डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Okay. Now, when I am talking about production department, sales department, human resource department, and there are many other departments in an organization. ओके, अब मार्केटिंग वाले ने बहुत कोशिश करके डिमांड जनरेट कर दिया, पर हमारे पास पैसे नहीं है प्रोडक्शन के लिए। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मेरा प्रोडक्शन रुक चुका है। अब मार्केटिंग वाले ने इतना एफर्ट्स डाल के भी मैं मेरे कस्टमर्स तक गुड सप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि फाइनेंस अवेलेबल नहीं था। अगर हमारा फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये प्रॉब्लम कभी जनरेट नहीं होगी। हम इजीली प्रोडक्शन कर पाएंगे, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद वो इजीली सेल हो पाएगा। सेल करने के बाद ये सारी चीजों में जो इन्वॉल्व है ह्यूमन रिसोर्स, हम उनको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे और हमारा हर एक बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली रन हो पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज it also helps to promote expansion and diversification. Now let us first understand what do you mean by expansion. Expansion मतलब branches open करना। जब तुम्हारे number of branches open होते हैं मतलब you are expanding your business, और ये कौन नहीं करना चाहेगा। हर किसी का सपना रहता है कि हमारा बिजनेस और ग्रो होते रहे। सेकेंड टर्म इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ डाइवर्सिफिकेशन इज आप अपना प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाटा को देख रहे हैं। टाटा सॉल्ट से लेके ताज होटल तक इनके प्रोडक्ट लाइन है, मतलब ये कितने डाइवर्सिफाई हो चुके हैं। ये एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगेन वी रिक्वायर कैश, वी रिक्वायर फाइनेंस। So corporate finance will help you to promote expansion and diversification. The next point is
इट हेल्प्स इन मैनेजिंग रिस्क। पिक्चर देखो, ऐसा लग रहा है अब ये आदमी गिरने वाला है ना? ऐसे ही बिजनेस में भी हम कभी भी गिर सकते हैं, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, इट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। और ये रिस्क और अनसर्टेनिटीज को कवर हम कब कर पाएंगे? हमको इससे सेटबैक नहीं मिलेगा। कब? जब हमारा फाइनेंस क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मैनेज द रिस्क। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। पुरानी टेक्नोलॉजी को तुम लेके अभी अपने कंपटीटर के साथ compete कर पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें क्या करना है? You need to replace your old assets. Now when you are replacing your old assets, पुराने assets का भाव हमको क्या मिलेगा? एक भंगार का भाव मिलेगा। और नए assets खरीदने के लिए we require lot of money. अब वो money कहाँ से आएगा? It will be again come through finance. Next point is payment of dividend and interest. अब हम ये डिविडेंड पे किसको करते हैं? We pay it to our shareholders. इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? To our debenture holders, to the banks. अगर हमने हमारे शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, बैंक्स को टाइमली पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? उनका विश्वास हमारे कंपनी पे बैठ जाएगा, बराबर? और जब भी हम अपने शेयर्स इशू करेंगे मार्केट में, वो तुरंत क्या करेंगे? हमारे शेयर्स परचेज कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? हमारा शेयर का भाव मार्केट में हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। सो फाइनेंस आल्सो एंश्योर्स अस टू मेक टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, वी शुड मेक टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट। छोटे मोटे जो फीस रहते हैं, जो कंपनीज को पे करने रहते हैं, वो भी टाइमली पेमेंट करना चाहिए। इससे एक फायदा ये होता है कि आपका टैक्स बर्डन नहीं होता है, एंड सेकेंड इज यू हैड अ गुड रैपो विद द गवर्नमेंट। ओके, सो इट विल हेल्प टू क्रिएट गुडविल ऑफ योर कंपनी इन द मार्केट। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस आल्सो हेल्प्स यू इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस। I hope you have understood all the points of importance of corporate finance. Let us have a quick recap. So the first point was helps in decision making. कौन सा दो चीज था? फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मीन्स अरेंज कैसे करें फंड, इन्वेस्टिंग मीन्स उसको प्रॉपर यूज कैसे करें। सेकेंड was helps in raising capital for a project. So फाइनेंसिंग डिसीजन क्या करता है? आपको कैपिटल मार्केट के थ्रू इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स करना है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करते हैं हम? दो चीज के लिए, नए प्रोडक्ट को और इनोवेटिव बनाए या तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे। ये सब कौन करता है? R&D डिपार्टमेंट। और हर एक कंपनीज के पास ये डिपार्टमेंट रहती है, राइट? हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। वो रोड देखा था ना, याद है ना कितना स्मूथ था? तो साउंड फाइनेंस आपको इंश्योर करता है कि आप सारे पेमेंट्स टाइमली पे करें, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके पेमेंट, सब कुछ टाइमली पेमेंट हो जाए। नेक्स्ट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। वो हाथ याद है, सारे डिपार्टमेंट्स। तो फाइनेंस क्या करता है? ये सारे डिपार्टमेंट्स को लिंक करके रखता है, क्योंकि फाइनेंस को क्या बोला जाता है? लाइफलाइन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। इट इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। Next point is promotes expansion and diversification. When you want to open a new branch, तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? कितना फंड एस्टिमेटेड है वो निकालना पड़ेगा, और वो एस्टिमेटेड फंड तुमको कौन सप्लाई करने वाला है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिस्क। नाउ रिस्क, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल पॉलिसी एकदम साउंड है तो रिस्क और अनसर्टेनिटी से तुम्हारे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। पुरानी चीजों को हमेशा नई चीजों से हमें रिप्लेस करनी चाहिए। ओल्ड एसेट्स ही ऑब्सोलीट एसेट्स होते हैं विच इज ऑफ नो यूज, तो हमको उसको क्या करना है? रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को हमको टाइमली
डिविडेंड पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को, बैंक को टाइमली इंटरेस्ट पे करना है, और इसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है। लास्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फीस। हमें गवर्नमेंट को जो टैक्सेस पे करनी रहती है वो हमें हमेशा टाइमली पेमेंट करना है, और ये टाइमली पेमेंट के लिए अगेन व्हाट वी रिक्वायर फाइनेंस। सो I hope you all have understood the concept of corporate finance and the importance and scope of corporate finance. Very soon I will be uploading my next video, which will be in continuation of the first chapter. I request you all to please like and share my video and subscribe to my channel. Thank you everyone for listening this. Stay safe, stay healthy.